नहीं है। फाइन। ओके, फिर इससे रिलेटेड हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे कि मैं फंक्शन दे देता था और हम लोग चेक करते थे कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं। अच्छा, ये बताओ कि अगर वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करता था, अगर वर्टिकल टेंजेंट टाइप की चीज बन रही होती थी, तो उस केस में हमारा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता था। क्यों? बिकॉज ये जो लिमिट है एफ एक्स माइनस एफ ए होल अपॉन एक्स माइनस ए, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रही होती थी। ये किधर जा रही होती थी? इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है। ओके, इतना क्लियर है तुम लोग को? एक बार सब लोग कमेंट करो। ये चीजें हम लोग ने बेसिकली डिस्कस की थी अपने लास्ट क्लास में। यस। चल, अब देखो, अब है रिलेशन बिटवीन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। रिलेशन बिटवीन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो इसमें मैं कुछ पॉइंट्स लिखूंगा। पहला पॉइंट है कि इफ द फंक्शन is discontinuous at x is equal to a, then it must be non-differentiable at x is equal to a। अगर x is equal to a पे हमारा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है, तो वहां पे हमारा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा ही, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है। जैसे इसका मैं अगर तुमको एग्जांपल दिखाऊं ग्राफिकली, जैसे मान लो ये है, ऐसा ग्राफ है, तो ये x इज इक्वल टू ए पे डिसकॉन्टिन्यूस है, दिख रहा है। अच्छा, डिफरेंशिएबिलिटी का क्या लेना देना है? टेंजेंट से लेना देना है कि लेफ्ट हैंड टेंजेंट और राइट हैंड टेंजेंट सेम लाइन के लॉन्ग लाई कर जाए, यही लेना देना है डिफरेंशिएबिलिटी का शायद। अब टेंजेंट में कैसे ड्रॉ करता? देखो, टेंजेंट के लिए जैसे x इज इक्वल टू ए पे टेंजेंट ड्रॉ करना है ना, तो ये वाला तो वो पॉइंट हो गया। अब जैसे ये जब पॉइंट इधर आता, तो जो राइट हैंड टेंजेंट होता वो ऐसे बनता, और ये वाला जो पॉइंट इधर आता लेफ्ट हैंड वाला, जो लेफ्ट हैंड टेंजेंट बनता वो ऐसे बनता। तो बताओ, राइट हैंड टेंजेंट और लेफ्ट हैंड टेंजेंट सेम लाइन के लॉन्ग लाई कर रहा है क्या? नहीं। नहीं। नहीं कर रहा। सो क्योंकि राइट हैंड टेंजेंट और लेफ्ट हैंड टेंजेंट सेम लाइन के लॉन्ग लाई नहीं कर रहा, देयरफॉर नो यूनिक टेंजेंट। और नो यूनिक टेंजेंट, इसका मतलब हमारा फंक्शन जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो इसको एज अ रूल याद रख लो कि अगर हमारा फंक्शन x इज इक्वल टू ए पे डिसकॉन्टिन्यूस है, तो फिर वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा ही। ये 110% है। अब सेकेंड पॉइंट, सी सेकेंड पॉइंट, इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस
at x is equal to a, it may और may not, may और may not दोनों लिखा है, be differentiable at x is equal to a. It may or may not be differentiable at x is equal to a. ठीक है, इसका मैं तुमको एग्जांपल दिखा। हाँ सर मेरा थोड़ा वीडियो लैग हो गया था सर, आपने ऊपर वाले में क्या बोला, नो यूनिक टेंजेंट हुआ तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा क्या? हाँ हाँ ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, अगर एफ एक्स हमारा कॉन्टिन्यूस है एक्स इज इक्वल टू ए पे, तो एक्स इज इक्वल टू ए पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे मान लो अगर तुम कोई सिंपल सा एग्जांपल देखो, ये वाला एग्जांपल, और ये ए है, तो यहाँ पे जो तुम्हारा राइट हैंड टेंजेंट बनेगा वो ये बनेगा, जो लेफ्ट हैंड टेंजेंट बनेगा वो ये बनेगा, तो मतलब दोनों सेम लाइन के अलॉन्ग है। तो यहाँ पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। लेकिन अगर तुम ये वाला एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे शार्प पॉइंट आ जाए, कौन सा पॉइंट? शार्प पॉइंट। तो शार्प पॉइंट में जैसे अगर तुम राइट हैंड टेंजेंट की बात करो तो ये, लेफ्ट हैंड टेंजेंट की बात करो तो ये। तो जैसे जो पहला वाला एग्जांपल है, इसमें एट एक्स इज इक्वल टू ए पे कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल बोथ। जो दूसरा वाला एग्जांपल है उसमें एट एक्स इज इक्वल टू ए पे कॉन्टिन्यूस यस, डिफरेंशिएबल नो। समझ में आया? सो अगर कोई फंक्शन x इज इक्वल टू ए पे कॉन्टिन्यूस है तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा उसके बारे में हम लोग कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते। वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर हमारा फंक्शन x इज इक्वल टू ए पे डिसकॉन्टिन्यूस है तो वो 110% नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है वहां पे हम लोग ने क्या किया, कॉन्टिन्यूटी से स्टार्ट किया और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कमेंट करने की कोशिश की। अब थर्ड और फोर्थ पॉइंट में अपन क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल स्टार्ट विथ क्या, डिफरेंशिएबिलिटी, एंड वी विल बी ट्राइंग टू कमेंट फॉर कॉन्टिन्यूटी। सो अगर एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, if fx is differentiable at x is equal to a, then it must be continuous at x is equal to a. If fx is differentiable at x is equal to a, then it must be continuous at x is equal to a. तुमको अगर मैं जैसे कोई रियल लाइफ एग्जांपल दिखाऊं जिससे तुमको ये चीज याद हो जाए, तो तुम ऐसे सोच सकते हो, जैसे कॉन्टिन्यूस होना मतलब यू से कि जेई मीन्स क्लियर करना, ठीक है, और डिफरेंशिएबल होना मतलब तुम कहो किसे जेई एडवांस क्लियर करना, जेई एडवांस में सेलेक्ट हो जाना मतलब रैंक आ जाना। ठीक है, तो अब देखो, अगर जैसे मान लो पहला स्टेटमेंट क्या था, इफ फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस, तो अगर तुमने जेई मेंस ही क्लियर नहीं किया तो तुम क्या जेई एडवांस में कोई रैंक ला पाओगे क्या? नो सर। नहीं, मतलब तुम लोग को पेपर पैटर्न तो बताइए ना कैसे होता है कि जेई मेंस का पहले एग्जाम होता है, उसमें से 90 परसेंटाइल के ऊपर आता है तो फिर वो लोग जेई एडवांस में अपीयर करते हैं। सर 60 में भी रहता है क्या? क्या
मतलब थोड़े कम परसेंट में भी वो कास्ट वाले को रहते हैं ना। फिर उसके बाद फिर ये लोग जे एडवांस में जो पेपर देते हैं, फिर उसमें सेलेक्ट होते हैं तो रैंक आती है। ये मेरे ख्याल से पता है तुम सबको। तो अब पहला पॉइंट यही था कि अगर जेई मीन्स तुमने क्लियर नहीं किया तो जेई एडवांस में रैंक का तो सवाल ही नहीं है। तुम जेई एडवांस में बैठ ही नहीं पाओगे तो रैंक कहाँ से लेके आओगे? ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट है कि अगर तुमने जेई मीन्स क्लियर कर लिया है तो जेई एडवांस तुम्हारा रैंक आ भी नहीं भी आ सकती और आ भी सकती है। अग्री करोगे? तो सेकंड पॉइंट यही है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब थर्ड पॉइंट ये है कि जैसे मान लो अगर तुमने जेई एडवांस क्लियर कर लिया है तो जेई मेंस के बारे में तुम क्या कमेंट कर सकते हो? व्हाट कैन यू कमेंट रिगार्डिंग जेई मेंस? क्लियर किया है ये। क्लियर किया ही होगा, क्लियर किया ही होगा, तभी तो भाई जेई एडवांस के एग्जाम में बैठे तुम और जेई एडवांस को क्लियर किए। जेई मींस क्लियर किया ही होगा। थर्ड पॉइंट यही है कि इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a then it must be continuous at x is equal to a। और फोर्थ पॉइंट, जैसे मान लो तुमने जेई एडवांस क्लियर नहीं किया, जेई एडवांस तुमने क्लियर नहीं किया, मतलब जेई एडवांस में तुम्हारा कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं था, कोई रैंक नहीं आई, तो क्या हो सकता था? मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि जेई मींस तुमने क्लियर किया हो लेकिन जेई एडवांस में परफॉर्म नहीं कर पाया हो, या जेई मेंस भी क्लियर नहीं कर पाया हो तो जेई एडवांस में तो पहुंच ही नहीं पाए होगे। समझ में आया? सो फोर्थ पॉइंट हमारा यही है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि इफ fx is non differentiable at x is equal to a, it may or may not, it may or may not be continuous at x is equal to a. If fx is non-differentiable at x is equal to a, it may or may not be continuous at x is equal to a. ये बात समझ में आई सबको? Yes, sir. Yes, sir. So, अगर तुम इस वाली टेक्निक से याद रखोगे ना तो मतलब इस वाली टेक्निक से कंपेयर करोगे तो तुमको याद रखने की जरूरत नहीं होगी। जेई मींस क्लियर करना मतलब कॉन्टिन्यूस होना और जेई एडवांस क्लियर करना मतलब डिफरेंशिएबल होना। ठीक है। सो अब एक नोट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि in some questions we are given that function is differentiable at x is equal to a. In some questions we are given that the function is differentiable at x is equal to a. So from this we get two informations. यहां से हम लोग को दो इंफॉर्मेशन मिलती है। क्या क्या दो इंफॉर्मेशन मिलती है बताओ? एक तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। हाँ, एक तो पहली इंफॉर्मेशन मिलती है कि इट मस्ट बी कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए, और दूसरी इंफॉर्मेशन तो यही मिलती है कि इट मस्ट बी Unit time. डिफरेंशिएबल।
यूनिक टेंजेंट या इट मस्ट बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू। ठीक है, ये दो इंफॉर्मेशन मिलती है अपने को। अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू ए, so from there we are going to get these two informations. समझे? so अब जैसे मान लो मैं तुम्हारे सामने क्वेश्चन रखूं। क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन fx is equal to x square plus ax plus b if x is greater than equal to 1 and 3x square plus 4 if x is less than 1। ठीक है, ऐसा fx हम लोग को गिवन है। तो बोला गया है कि if fx is differentiable at x is equal to 1, then find the value of what? बताओ, a and b। then find the value of a and b। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना। ठीक है, ये करो।
देखो दो अननोन्स है तो इसका मतलब अपने को कितने इक्वेशंस चाहिए बताओ स्टूडेंट्स? 2 इक्वेशन। दो इक्वेशन, मतलब एक तरीके से दो इन्फो चाहिएगी अपने को। तो क्या दो इन्फो अपने पास अवेलेबल है? हाँ। हाँ, दो इन्फो पता है अपने को। एक है कि फंक्शन वन पे कॉन्टिन्यूस भी है, और दूसरा पता है कि फंक्शन वन पे डिफरेंशिएबल भी है। तो चलो देखो, जैसे अगर हमारा फंक्शन वन पे क्या कहते हैं कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वन पे जैसे जो राइट हैंड लिमिट होता 1 + a + b, और जो लेफ्ट हैंड लिमिट होता 3 + 4, ये इक्वल होता। मतलब इससे a + b = 6 आ जाता। ठीक है, तो इससे a और b में एक रिलेशन तो आ जाता हमारा, a + b = 6। अब हम लोग डिफरेंशियबिलिटी एट x = 1 की बात कर रहे होते हैं। तो याद है जैसे कल ही तो क्लास था ना अपना, कल था कि कब था? कल था। कल था। कल था। तो मैंने एक टेक्निक सिखाई थी डिफरेंशियबिलिटी विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। उसमें हम लोग f' निकाल देते थे, इसको डिफरेंशिएट कर देते थे, इसको डिफरेंशिएट कर देते थे। तो f' हमारा क्या आता, जैसे इधर आ जाता 2x + a इफ x इज, अब देखो ग्रेटर देन इक्वल टू में इक्वालिटी हटा दी, एंड 6x इफ x इज लेस देन 1। ठीक है, अब डिफरेंशिएबल होना है मतलब इनकी भी वैल्यू 1 पे इक्वल होनी चाहिए। मतलब 2 + a = 6, विच इम्प्लाइज a = 4, और a की वैल्यू 4 यहाँ पे करोगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी? 2। ठीक है, सो ये समझ में आया तुम लोग को, सारे बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. Good. किसी सर को सिर्फ डाउट? सेकंड वाला डिफरेंशिएशन एट x = 1 वाला लेते तो भी हो जाए, मतलब आंसर तो आ ही जाता। सिर्फ चेक करने के लिए वो पहला वाला भी लिया ना। क्या ये कौन चीज क्या बोल रहे हो? सर वो कंटिन्यूअस एट x = 1 वाला आपने जो किया, हाँ, सर उससे वो a + b = 6 वो चेक करने के लिए निकाला ना, बाकी उसका नहीं कुछ देखो कुछ नहीं था। इसका यूज है ना, देखो हम लोग को a और b दोनों निकालना है ना। तो अगर हाँ ये ये रिलेशन मिला होना है। तो b हाँ b हम लोग कैसे लाते हैं? हाँ सर, हाँ समझा। ठीक है, b तो नहीं ला पाते अपने। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। ओके, सब अब एक क्वेश्चन तुम लोग खुद से सब लोग इसी टाइप का करोगे। क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? f(x) = से x³ + 4x² + bx + 1 if x is greater than 0 and x² + ax + 3, 0 की बजाय 1 लिख देते हैं। if x is less than equal to 1, ठीक है, if f(x) is
continuous at x is equal to 1 but non-differentiable, but क्या non-differentiable at x is equal to 1, at x is equal to 1. यहाँ पे 3a लिख दो, यहाँ पे 3a लिख दो. Then comment on a and b. Then comment on a and b. अच्छा देखो यहाँ पे बोला गया कि बट नॉन डिफरेंशिएबल बोला है, ठीक है, डिफरेंशिएबल नहीं बोला है. तो सबसे पहले तो कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूटी के लिए अपने क्या लिखते हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू राइट फॉर कॉन्टिन्यूटी. कॉन्टिन्यूटी के लिए अपने लिखते हैं 1 + 4 + b + 1 इज इक्वल टू 1 + 1 + 3a. मतलब क्या बन गया, 3a इज इक्वल टू b + 4 बन गया. ठीक है, ये कॉन्टिन्यूटी के लिए हो गया. अच्छा, अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम लोग पहले डिफरेंशिएट करते, f' x निकालते.
एफ डैश एक्स अपना क्या बनता, कहाँ चला गया क्वेश्चन, 3x² + 4x + b, और इधर क्या बन जाता, 4x नहीं 8x होता, 2x + 1, ये 8x होता। इफ x इज ग्रेटर देन 1, इफ x इज लेस देन 1। अब देखो ये नॉन डिफरेंशिएबल है, मतलब ये और ये इक्वल होने ही नहीं चाहिए 1 पे। तो सिंस नॉन डिफरेंशिएबल, देयरफॉर 3 + 8 + b is not equal to 2 + 1, मतलब b is not equal to -8। b जो है वो -8 के बराबर नहीं है, ठीक है। अच्छा b अगर -8 के बराबर नहीं है, तो अगर मान लो b -8 में पुट करता, तो एक तरीके से 3a should not be equal to -4, मतलब a should not be equal to -4/3, ठीक है। तो अपने क्या कहते, अपने ये कहते कि ए और बी के बारे में क्या कमेंट करते, ए और बी के बारे में ये कमेंट करते कि सबसे पहले तो ये लोग एक रिलेशन होल्ड करते, टी ए प्लस बी, सॉरी 3a इज इक्वल टू b + 4, 3a इज इक्वल टू b + 4, पहला एक रिलेशन ये होल्ड करते, और उसमें इन दैट b -8 के बराबर नहीं हो सकता और a -4/3 के बराबर नहीं हो सकता। ये हमारा कमेंट होता, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड, वेरी गुड। चलो सर ये a नॉट इक्वल्स टू -4/3 और b नॉट इक्वल्स टू -8 है, क्योंकि ये नॉन डिफरेंशिएबल है। तो इसका हाँ, मतलब a इक्वल्स टू -4/3 और b इक्वल्स टू -8 पे डिफरेंशिएबल हो जाएंगे क्या? हाँ, अगर अगर a -4/3 होता और b -8 होता, तब ये लोग डिफरेंशिएबल हो जाते। तो ओके सर। उस समय a, b का केवल एक ही पेयर आ रहा होता। डिफरेंशिएबल के लिए a, b का केवल एक ही पेयर आ रहा होता, और नॉन डिफरेंशिएबल के लिए a, b के कितने पेयर्स होते, इस रिलेशन से कितने पेयर्स बन जाते तुम बताओ? इनफिनाइट। यस, इनफाइनाइट पेयर्स, इस रिलेशन से बन जाते हमारे इनफाइनाइट पेयर्स। अच्छा उसमें से बस एक ये वाला पेयर एक्सक्लूड हो जाता, -4/3, -8। अच्छा a, b के जो इनफाइनाइट पेयर्स बनते, वो a और b मैं दोनों अपने अपने मन से चूज कर सकता हूँ क्या? क्या a और b एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होंगे क्या? नहीं। नो सर। ये लोग डिपेंडेंट होंगे। किस रिलेशन से डिपेंडेंट होंगे? इस वाले 3a रिलेशन से। इक्वल्स टू b + 4। हाँ, जैसे मान लो b की तुमने कोई वैल्यू ले ली, से b की वैल्यू 1 ले ली तुमने अपने मन से, अगर तो a इज बाउंड टू बी 5/3। b की वैल्यू 2 ले ली से, तो a इज बाउंड टू बी 2। b की वैल्यू से 3 ले ली, तो a इज बाउंड टू बी 7/3। समझ में आया? हाँ सर। चलो भाई, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा एक क्वेश्चन और ऐसे कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को जोड़ते हुए क्वेश्चन है, और ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मतलब ये तुमको हर एक अच्छी टेक्स्ट बुक या बुकलेट में मिलेगा। f(x) इज इक्वल टू x⁴ इंटू sin 1/x, ठीक है। इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है। पूछा गया है कि फाइंड
द रेंज ऑफ अल्फा फॉर विच, मतलब अल्फा का एक इंटरवल होगा यहां से लेके यहां तक, फॉर विच एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस बट क्या नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा क्वेश्चन है ये।
नहीं, एक सिंगल वैल्यू नहीं होगी अल्फा की, एक रेंज होगा। देखो इसको करते हैं। देखो एफ एक्स को अगर कॉन्टिन्यूस होना है तो कॉन्टिन्यूस होना है तो क्या होना होगा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 0, ये इसके बराबर होना चाहिए। हाँ ठीक है, तो अब देखो ये जो है 0 की तरफ जा रहा है और साइन का इनपुट इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, मतलब +1 और -1 के बीच में ये ऑसिलेट करेगा। अब देखो अगर तुम अल्फा पॉजिटिव रखते, जैसे अगर तुम्हारा अल्फा पॉजिटिव होता तो अल्फा पॉजिटिव होने के केस में क्या होता, न्यूमरेटर में अभी भी 0 अप्रोचिंग होता और वो +1 और -1 के बीच में ऑसिलेट कर रहा होता, तो ये इस ओवरऑल को 0 की तरफ ले जाता, मतलब लिमिट भी 0 हो जाती और लिमिट 0 है और फंक्शन वैल्यू भी 0 है, इसका मतलब कॉन्टिन्यूस हो गया। समझ में आया? सो कॉन्टिन्यूस होने के लिए फॉर कॉन्टिन्यूस अल्फा शुड बी ग्रेटर देन 0। फॉर बीइंग कॉन्टिन्यूस अल्फा को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अच्छा, अब डिफरेंशियबिलिटी के लिए देखते हैं। सर ये नहीं समझा। अगर तुम सोचो कि अल्फा की वैल्यू तुम नेगेटिव ले लेते हैं, जैसे ये 0 अप्रोचिंग टू द पावर अल्फा है और अल्फा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। अगर जैसे मान लो तुम अल्फा नेगेटिव ले लेते हैं तो 0 अप्रोचिंग रेस टू नेगेटिव, मतलब एक तरीके से ये 1/0 अप्रोचिंग बन जाता और फिर वो इन्फिनिटी अप्रोचिंग हो जाता। और इन्फिनिटी अप्रोचिंग इनटू +-1 वाला जो ऑसिलेशन है वो इस ऑसिलेशन को और एम्प्लीफाई कर देता। हाँ 1/0 हो जाता। यस सर। ठीक है, इसलिए हम लोग ने क्या किया, अल्फा को पॉजिटिव रखा। अब डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए अब हम लोग को दिया है कि हम लोग को नॉन डिफरेंशिएबल लाना है फंक्शन को। इसका मतलब जो डेरिवेटिव है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव, इसको एग्जिस्ट ही नहीं कराना है हम लोग को। तो जो डेरिवेटिव वाली चीज है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 fx माइनस f0 होल अपॉन x माइनस 0। बोलो। अच्छा, fx was x raised to alpha into sin 1/x. f0 was 0 given in the question, whole upon x minus 0. अब इस x को ऊपर लेके चले जाओगे तो x raised to alpha minus 1 into sin 1/x। समझ में आया? सबको क्लियर है इतना? यस सर। Yes, sir. अब देखो x का पावर किधर जा रहा है, मतलब x 0 की तरफ जा रहा है, उसका पावर अल्फा -1 है। सर और ये डज नॉट एग्जिस्ट और नॉट मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हुए तो भी नॉन डिफरेंशिएबल आएगा ना। हाँ, अब देखो अगर मान लो यहाँ पे 0 अप्रोचिंग के ऊपर कोई पॉजिटिव पावर होता तो फिर तो ये ओवरऑल 0 अप्रोचिंग हो जाता, मतलब उस केस में लिमिट एग्जिस्ट कर जाती। तो हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि 0 अप्रोचिंग के ऊपर कोई पॉजिटिव पावर ना हो। हम लोग तो ऐसे टाइप का सिनारियो चाहते हैं।
कि ये इन्फिनिटी अप्रोचिंग हो जाए, ताकि वो +1 और -1 से मल्टीप्लाई होके प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी हो जाए, और उस केस में लिमिट एग्जिस्ट ना करे। सो इन दैट केस अपने क्या कहेंगे कि अल्फा -1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। तो उससे अल्फा लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। इससे क्या हो गया कि नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। तो हम लोग को कॉन्टिन्यूस भी चाहिए और नॉन डिफरेंशिएबल भी चाहिए। तो कॉन्टिन्यूस के लिए अल्फा ग्रेटर देन 0 एंड नॉन डिफरेंशिएबल के लिए अल्फा लेस देन इक्वल टू 1। ये पावर लेस देन इक्वल टू 0 मतलब अल्फा लेस देन इक्वल टू 1। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया। एक कह रहा है 0 से बड़ा, एक कह रहा है 1 या उससे छोटा। तो इनका जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या हो जाता, अल्फा बिलोंग्स टू 0 से 1 तक। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. बाकी लोग ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक है मॉड्यूलस एंड नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, मॉड्यूलस एंड नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। तो जैसे अगर तुमको याद हो, इससे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी में शार्प पॉइंट क्रिएट होता है और मॉड्यूलस भी कभी कभी शार्प पॉइंट क्रिएट करता है। ठीक है, सो अब एक नोट लिखते हैं। नोट ये है कि मॉड जो फंक्शन है इट डज नॉट ऑलवेज क्रिएट शार्प पॉइंट। ठीक है, मॉड वाला फंक्शन हमेशा शार्प पॉइंट क्रिएट नहीं करता। क्यों? जैसे मान लो, एक एग्जांपल मैं देता हूं। जैसे मान लो fx का ग्राफ हमारा ऐसा है। तो ये fx का ग्राफ है। तो मॉड fx का ग्राफ क्या होता, कुछ ऐसा होता क्या, जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो रिटेन हो जाता है और यस जो सर। नीचे वाला पार्ट होता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, ऐसे टाइप का। जैसे मान लो ये a है, ये b है, तो ये a है, ये b है। तो जैसे इस केस में शार्प पॉइंट क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। हुआ। तो जहां जहां शार्प पॉइंट क्रिएट होता है ना, वहां वहां हमारा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता ही है। सो a एंड b पे हमारा फंक्शन क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, सो जहां जहां शार्प पॉइंट क्रिएट होता है वहां वहां हमारा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है। अच्छा चलो, ये एग्जाम्पल 1 है। एग्जाम्पल 2 देखते हैं अपने। जैसे मान लो से ये x एक्सिस है और ये ग्राफ x एक्सिस को ऐसे आया, ऐसे
लेटा मतलब हॉरिजॉन्टल होके फिर ऐसे चला गया, से एक्स क्यूब का ग्राफ। और जैसे मान लो ये पॉइंट ए है, तो जब मैं मॉड लेता तो मैं क्या करता, ऊपर वाले को तो एज इट इज रिटेन कर लेता और नीचे वाले को रिफ्लेक्ट करा देता। तो जैसे मान लो ये जीएक्स का ग्राफ है, तो मॉड जीएक्स का ग्राफ कैसा होता? सर नीचे ऐसा, वाला ऊपर आ जाता। नीचे वाला ऊपर आ जाता। अच्छा, यहाँ पे शार्प पॉइंट क्रिएट होता क्या? नो सर। नहीं क्रिएट होता। तो ये मॉड जीएक्स का ग्राफ होता, लेकिन यहाँ पे नो शार्प पॉइंट at x is equal to a. Over here, no sharp point at x is equal to a. ठीक है, तो क्या मॉड हमेशा शार्प पॉइंट क्रिएट करता है क्या? किसी फंक्शन के आगे मॉड लगा दूं तो क्या वो हमेशा शार्प पॉइंट क्रिएट करेगा? No. नहीं, जरूरी नहीं है। ठीक है, अब हो क्या रहा है, मॉड कब शार्प पॉइंट क्रिएट नहीं करेगा, उसके लिए क्या होता है कि जैसे तुम जो एग्जाम्पल 2 वाला ग्राफ देख रहे हो, वो जब एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा था तब उसकी टेंडेंसी कैसी थी? हॉरिजॉन्टल होने की टेंडेंसी थी। तो अगर मेरे से पूछा जाता कि एफ डैश ए क्या होता, अगर हम उससे पूछा जाता कि टेंजेंट क्या होता, एक्स इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या होता, तो देखो इस पॉइंट पे अगर तुम लेफ्ट हैंड टेंजेंट ड्रॉ करो तो लेफ्ट हैंड टेंजेंट ये बनता क्या, इस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड टेंजेंट, और राइट हैंड टेंजेंट क्या ये बनता, एक्स एक्सिस का उधर वाला पार्ट। तो ये एक तरीके से टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस ही होता, यही जो है एक्स इज इक्वल टू ए पे टेंजेंट होता। तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या होता, क्योंकि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है इसलिए इस टेंजेंट का स्लोप 0 होता। ठीक है, इतना क्लियर है? ये चीज समझ में आई तुम लोग को बच्चों? Yes, sir. ओके, अब देखो, अब हम लोग लिखते हैं एक वर्ड, पॉइंट ऑफ सस्पिशन। पॉइंट ऑफ सस्पिशन, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ सस्पिशन क्या होता है? सस्पिशन नाम से क्या पता चल रहा है? ये शक होना। अच्छा, शक क्या हमेशा सही साबित होता है क्या? जरूरी नहीं। जरूरी नहीं है। सो पॉइंट ऑफ सस्पिशन में क्या होता कि इन केस ऑफ मॉड एफ एक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, इन केस ऑफ मॉड एफ एक्स, तो पॉइंट ऑफ सस्पिशन क्या होता कि दोज पॉइंट्स वेयर फंक्शन इनसाइड मॉड बिकम्स 0, उनको हम लोग पॉइंट ऑफ सस्पिशन कहते हैं। ठीक है, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू 0 के रूट्स, ऐसा। सो जैसे मान लो लेट एक्स इज इक्वल टू अल्फा बी अ पॉइंट ऑफ सस्पिशन, x is equal to alpha be a point of suspicion, then mod of fx will create a sharp point at x is equal to alpha if
f dash alpha is not equal to 0. If f dash alpha is not equal to 0, mod of fx won't create sharp point at x is equal to alpha if f dash alpha is equal to 0. चलो इसको लिख लो. सो अब हम लोग का प्रोसीजर क्या होगा, शार्प पॉइंट होगा कि नहीं होगा मॉड के कारण, उसके लिए प्रोसीजर क्या होगा, फाइंड रूट्स ऑफ द फंक्शन इनसाइड मॉड. फाइंड रूट्स ऑफ द फंक्शन इनसाइड मॉड. ठीक है. लेट रूट बी x इज इक्वल टू अल्फा. सो इफ, अब ये जो अंदर मॉड के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अगर 0 हो अल्फा पे, मतलब नो शार्प पॉइंट, और अगर उसका डेरिवेटिव 0 न हो मतलब शार्प पॉइंट. अच्छा, नो शार्प पॉइंट का क्या मतलब है कि डिफरेंशिएबल होगा, एंड शार्प पॉइंट का क्या मतलब है कि नॉन डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा. ठीक है. इतना समझ में आया. अब देखो, जैसे मान लो क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू मैं डिपिक्ट करता हूं. जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर से, ये क्वेश्चन है हमारा. देन फाइंड पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी. देन फाइंड पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी. तो हम लोग क्या करते हैं, जो मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी है पहले इसको 0 करते. मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी को 0 करने से क्या आता हमारा, पॉइंट ऑफ सस्पिशन. तो पॉइंट ऑफ सस्पिशन मतलब एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो देखो इससे एक्स की क्या क्या वैल्यू आ गई, 0 और 1 आ गए.
ये दोनों जो है ये पॉइंट ऑफ सस्पिशन है। तो पॉइंट ऑफ सस्पिशन क्या हमेशा नॉन डिफरेंशिएबिलिटी देते हैं क्या? पॉइंट ऑफ सस्पिशन क्या हमेशा नॉन डिफरेंशिएबिलिटी देते हैं? No. नहीं, साथ में कंडीशन भी लगता है, हाँ, f डैश जरूरी ऑफ नहीं है। x। हाँ, जरूरी नहीं है, इसलिए तो इसको मैं पॉइंट ऑफ सस्पिशन कह रहा हूँ ना। सस्पिशन मतलब शक होना। ये हो सकता है कि नॉन डिफरेंशिएबिलिटी दे, ये हो सकता है कि नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ना दे। अच्छा, अब जैसे मान लो मैंने अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला, तो वो 3x² माइनस 2x आ गया। अच्छा, मैंने g डैश 0 निकाला तो वो 0 आया, और g डैश 1 निकाला तो वो क्या आ गया? 1 आ गया। तो क्योंकि g डैश ये वाला जो है ये 0 आया, इसका मतलब कोई भी शार्प पॉइंट नहीं होता, इसका मतलब डिफरेंशिएबल होता एट x इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये एक नॉन जीरो क्वांटिटी आ गई, 1 आ गई, इसका मतलब शार्प पॉइंट होता कहाँ पे? एट x इज इक्वल टू 1, इस पे एट x इज इक्वल टू 1। देयरफॉर नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो अगर तुम देखो तो नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ पे हुआ? बस x इज इक्वल टू 1 पे हुआ। Therefore, mod of x cube minus x square is non-differentiable at x is equal to 1 only. ठीक है, समझ में आया कैसे करना है? Is the procedure clear to all of you? Yes, sir. यस सर। चलो इसको करो। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए। यहाँ पे आपने जी डैश एक्स क्यों लिया, मतलब जी डैश वो सब? देखो, इस अंदर वाले फंक्शन को ही मैंने gx माना है ना, तो जो डिफरेंशिएट अच्छा, करना पड़ता है वो अंदर वाले फंक्शन को करना पड़ता है, मॉड के साथ डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ता। मॉड के अंदर जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो देखो, ओके मॉड के सर, अंदर समझा। x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर है, तो उसका डेरिवेटिव 3x² माइनस 2x है।
पॉइंट ऑफ सस्पिशन क्या है बताओ? x equals to 0. देखो हम लोग इसके रूट्स क्या होंगे, x इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू 0 के, या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए, मतलब x इज इक्वल टू 0 या साइन एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा साइन एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब n पाई, n पाई। n पाई, ये समझ में आया? ओके अब जैसे मान लो मैंने g डैश x निकाला होता, जैसे इस चीज को gx मान लिया होता, तो इसमें हम लोग को प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता, x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। हाँ। बात क्लियर है? अच्छा चलो, जैसे अगर तुम g डैश 0 निकाल रहे होते तो वो क्या हो जाता, 0 प्लस 0 मतलब 0 हो जाता। अच्छा g डैश 0 अगर 0 आ गया मतलब ये 0 आ गया, मतलब नो शार्प पॉइंट, नो शार्प पॉइंट, और नो शार्प पॉइंट मतलब डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। अच्छा g डैश n पाई अगर मैं निकालता, तो देखो जैसे ये n पाई होता और cos n पाई क्या होता है, प्लस या माइनस 1 में से कुछ होता, ठीक है, और ये 0 हो जाता, मतलब एक तरीके से ये प्लस माइनस n पाई आता। ठीक है, सो अगर n 0 नहीं है, अगर n 0 नहीं है उस केस में g डैश n पाई भी 0 नहीं होता, और g डैश n पाई 0 नहीं होता मतलब शार्प पॉइंट आता, शार्प पॉइंट आता मतलब नॉन डिफरेंशिएबल होता। ठीक है, सो फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x बिलोंगिंग टू n पाई। अच्छा n पाई में एक 0 भी आता है, लेकिन 0 पे तो ये डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट 0। समझ में आया तुम लोग को? बोलो बच्चों। हेलो, यस सब हाँ लोग सर, ये बताओ जो भाई। डिफरेंशिएशन वाला जो आपने बताया, हाँ सर ये हर बार ही यूज होगा ना डिफरेंशिएशन वाला? हाँ, मॉड के अंदर अगर हो, हाँ वही मॉड के मतलब, अंदर अगर कोई मतलब फंक्शन, प्रोडक्ट में हो या मल्टी डिवाइड में हो, कुछ वैसा फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, मॉड के अंदर फंक्शन कैसा भी हो, प्रोडक्ट में हो, यस सर। एडिशन सब्ट्रैक्शन में हो, कैसा भी हो। ठीक है, तो अब जैसे एक क्वेश्चन और करो, देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स है, एक्स इंटू कॉस एक्स, देन डिस्कस पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स।
Yes, Tanmay, good. Yes, चैतन्य, सही है. ओके, तो यहाँ पे क्या है, जैसे पॉइंट ऑफ सस्पिशन अगर हम लोग निकालते हैं, तो हम लोग कैसे करते हैं, x इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 0. तो उससे या तो x 0 हो जाए या तो cos x 0 हो जाए. अच्छा, cos x कब 0 होता है हमारा? 2n plus 1. प्लस 1 पाई बाय 2 पे. तो हमारे ये पॉइंट ऑफ सस्पिशन होगा. अच्छा, इस फंक्शन को हम लोग ने अज्यूम कर लिया कि लेट दिस फंक्शन बी जी एक्स. तो इसका जब तुम डेरिवेटिव निकालते से जी डैश एक्स निकालते, तो वो क्या बनता है, माइनस एक्स साइन एक्स Plus cos x. प्लस कॉस एक्स प्रोडक्ट रूल से. अब देखो, जैसे मान लो मैं अगर एम करूं जी डैश 0 निकालने का, तो ये तो 0 बन जाएगा, लेकिन कॉस 0 क्या होगा, 1 हो जाएगा. जी डैश 0 क्योंकि 0 नहीं आया, इसका मतलब शार्प पॉइंट. और शार्प पॉइंट का क्या मतलब होता है, Non-different. नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0. ठीक है. अच्छा, जी डैश 2n प्लस 1 पाई बाय 2 अगर मैं निकालूं, 2n प्लस 1 पाई बाय 2, तो देखो ये तो माइनस टाइम्स 2n प्लस 1 पाई बाय 2 बनेगा. अच्छा, साइन 2n प्लस 1 पाई बाय 2 जो है वो 1 या माइनस 1 में से ही कुछ बनता, मतलब एक तरीके से प्लस माइनस हो जाता ये, और ये 0 हो जाता. अच्छा बताओ, क्या इसकी 0 बनने की पॉसिबिलिटी है क्या, किसी भी n के लिए क्या ये 0 बन सकता है? नहीं. किसी भी n के लिए नहीं बन सकता. दिस कैन नेवर बी 0. अगर ये 0 नहीं है, इसका मतलब कि शार्प पॉइंट. और शार्प पॉइंट का क्या मतलब, नॉन डिफरेंशिएबल एट x belonging to 2n plus 1 pi by 2. तो फाइनली हम लोग को क्या पता चला कि इट इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0. It is non-differentiable at x belonging to 2n plus 1 pi by 2. Therefore, I will write fx is non-differentiable at x belonging to 2n plus 1 pi by 2 union 0. So, ऐसे लिखिए. समझ में आई बात?
जैसे एक और क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन है f(x) is equal to mod of x cube minus 4x square plus 5x minus 2. ठीक है, फाइंड पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ f(x). ओके गुड, क्या करना है? देखो जैसे एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 है, तो पहले मेरा एम है इसके रूट्स फाइंड करना। ठीक है, तो जैसे क्यूबिक के रूट्स तो हम लोग कैसे करते हैं, एक रूट तो हिट एंड ट्रायल बेसिस पे निकालते हैं। तो
देखो x इज इक्वल टू 1 जब तुम डालते हैं तो वो 6 माइनस 6 0 बन जाता। तो x इज इक्वल टू 1 रूट है, मतलब x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। अब क्या करेंगे बाकी रूट्स निकालने के लिए, से डिवाइड कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा तुम्हारा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x। तो माइनस 3x, तो क्या बन गया माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x। यहाँ पे 2x माइनस 2 आ गया, मतलब प्लस 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या क्या हो गया कि एक तो x माइनस 1 हो गया और दूसरा फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, मतलब x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ओके, तो रूट्स क्या क्या हो गए तुम्हारे, रूट्स हो गए 1 एंड 2, रूट्स आर 1 एंड 2। इतनी बात समझ में आई। अब रूट्स 1 और 2 हो गए अगर, तो फिर से जैसे मान लो मैं g डैश निकालता, तो 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 बनता है, ये g डैश x होता। तो जो अपना g डैश 1 होता वो क्या होता, जैसे x की जगह 1 पुट कर दो, तो 3 माइनस 8 प्लस 5 मीन्स 0। अच्छा, g डैश 1 0 आ गया, इसका क्या मतलब है, नो शार्प पॉइंट। एंड नो शार्प पॉइंट का क्या मतलब है, डिफरेंशिएबल होगा। अच्छा, g डैश 2 अगर निकालूं तो क्या बनेगा, 3 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 2 प्लस 5, मतलब 12 माइनस 16 प्लस 5, मतलब 1 आ गया। तो g डैश टू 1 आ गया, मतलब 0 नहीं है ये, मतलब शार्प पॉइंट। और शार्प पॉइंट का क्या मतलब है, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। सर सर हाँ बोलो बोलो। सर नॉन डिफरेंशिएबल एट शार्प पॉइंट हम इसीलिए लेते हैं ना, क्योंकि वो लास्ट क्लास में हमने किया था कि राइट हैंड टेंजेंट और लेफ्ट हैंड टेंजेंट वो एक ही लाइन पे नहीं आते। हाँ ठीक है, तो देखो नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ से आया, बस यहीं पे आया नॉन डिफरेंशिएबल। तो हम लोग क्या कहेंगे, देयरफॉर fx is non-differentiable at x is equal to 2। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया तुम लोग को कैसे हो रहे हैं ये सब टाइप के क्वेश्चंस। यस सर। चलो गुड। जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा होता अगर हमारा,
fx is equal to mod of x cube minus 3x square plus 3x minus 1. Discuss points of non-differentiability. Discuss points of non-differentiability. Just done, man. Good. अंदर वाला फंक्शन कौन सा है? ये जो है कुछ नहीं, x माइनस 1 का होल क्यूब लिखा है, ठीक है। अब x माइनस 1 का होल क्यूब मतलब इसके रूट्स क्या होते हैं? x इज इक्वल टू 1 होते हैं। अब जैसे मान लो ये gx हो जाता से, तो तुम जब g डैश x निकालते हैं तो वो ऐसे बन जाता 3 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो g डैश 1 निकालते तो वो 0 आ जाता। 0 आ जाता मतलब नो शार्प पॉइंट। नो शार्प पॉइंट का क्या मतलब है? डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब कि हमारा जो फंक्शन है वो हमेशा डिफरेंशिएबल होगा एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। देयरफॉर सॉरी, fx will always be a differentiable function. Therefore, no point of non-differentiability. ऐसा। Therefore, there won't be any point of non-differentiability.
ठीक है, इतना समझ में आ गया तुम लोग को? फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट। यस, सो एक बार बच्चों जल्दी से कमेंट करो, इतना क्लियर है तुम लोग को सबको? एवरीवन शुड कमेंट। आज का जो भी पढ़ाया ये समझ में आया? चलो ठीक है, सो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में मतलब डिफरेंशिएबिलिटी हो चुका है अपना, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं क्वेश्चंस वगैरह दे दूंगा तुम लोग को, तो होगा तो या तो डाउट्स डिस्कशन करेंगे या जैसा भी होगा, या नया चैप्टर चालू करेंगे। तुम लोग जो है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की बुकलेट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? तो सॉल्व बुकलेट ऑन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सर आप इसका पीडीएफ भेज दीजिए ना। पीडीएफ में, ठीक है, मैं भेजता हूँ पीडीएफ इसका। चलो ओके, गुड बाय। थैंक यू सर, बाय सर। Thank you, sir. Bye. Bye, sir.